नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना सोनी स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है प्रकाश यानी कि लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसके फिनोमिनन्स यानी कि क्या क्या घटनाएं वो करता है। ये सब हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक कारक, बहुत बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हम देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर अभी हमने लाइट का स्विच जो है वो ऑफ कर रखा है, तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हमें केवल अंधेरा अंधेरा और काला ही दिखाई देगा, एक भी वस्तु में दिखाई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं जब हमने उसका स्विच ऑन कर दिया है, तो जब लाइट वस्तुओं पर गिरती है तो हमें वो वस्तुएं दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब भी लाइट किसी वस्तु पर गिरती है तो वो वस्तु से परावर्तित होती है टकरा करके, और हमारी आइस में यानी कि हमारी नेत्र पर गिरती है और हमें वो वस्तु दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब बनता है और हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से प्रकाश ही वह कारक है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात ये तरंग प्लस कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसमें प्रकाश में कण और तरंग दोनों प्रकृतियां विद्यमान होती हैं। कुछ घटनाएं हैं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ये सब इसके तरंग व्यवहार को शो करते हैं। जबकि कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट आदि जो घटनाएं वो इसके कण व्यवहार को प्रदर्शित करती है। मतलब ये कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी चाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रकाश जो चलता है उसे माध्यम की एक आवश्यकता होती है, और ये हमेशा सरल रेखीय गमन करता है। अर्थात ये जब चलेगा तो एक सीधी रेखा में चलेगा और एक किरण के रूप में ये चलता है, जिसे प्रकाशिक किरण कहते हैं या फिर एक लाइट रे कहा जाता है। और इसकी जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर माध्यम का घनत्व अलग अलग होता है। इसकी चाल सर्वाधिक वैक्यूम में यानी कि निर्वात में होती है, और ये चाल जो है अधिकतम चाल, उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल है निर्वात में, ये मैक्सिमम होती है। अब इसका जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चाल कम होती जाएगी, यानी कि घनत्व और चाल में जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माध्यम का घनत्व। बढ़ते हम आगे। अब हम बात करेंगे कुछ वैज्ञानिकों ने जिन्होंने प्रकाश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए। वो क्या क्या है? पहले श्रीमान न्यूटन ने क्या बताया? श्रीमान न्यूटन ने बताया श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना है। दोस्तों, ये सभी रंगों से कैसे मिलकर बना सकता है? जबकि वो तो वाइट है, उसमें तो कोई कलर ही नहीं दिख रहा। तो जब हम प्रक्षेपण जैसी घटनाएं पढ़ते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें वाइट कलर का जो लाइट है उसका स्पेक्ट्रम में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। मतलब एक सफ़ेद प्रकाश का बहुत सारे रंगों में विभक्त होने की घटना में वहाँ पर दिखाई देती है। ये न्यूटन ने बताया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो हाइगेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को बताया था कि ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। यंग नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने व्यतिकरण घटना का सिद्धांत दिया था, जो आगे जाकर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भौतिक विद आइंस्टीन, जो श्रीमान आइंस्टीन जी थे, उन्होंने क्वांटीकरण, प्रकाश का क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया था। ये क्या है? ये प्रकाश का क्वांटीकरण यानी कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। हमने तो भी कहा ये किरण के रूप में आगे बढ़ता है। जो ये किरण है ये बहुत सारे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होती है, और ये हर एक ऊर्जा का पैकेट जो है वो फोटॉन्स से मिलकर बना है। जो इसका सबसे छोटा क्वांटा है, यानी कि सबसे छोटा कण क्या है यहाँ पर? फोटोन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पर मैंने परावर्तन और अपवर्तन दोनों को एक साथ दिया है ताकि आपको इनमें अंतर समझ में आसानी से आए। तो पहले बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन है। कि किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश की लाइट यहाँ पर आई और यहाँ से वापस टकराकर ये किसी सतह से जो इन माध्यमों को पृथक कर रही है यहाँ से टकराकर वापस लौट जाती है।
ये है अभिलंब, ये इस सतह पर अभिलंब है। ये यहाँ से टकरा कर लौट गई, तो लौटने पर इसने एंगल जो बनाया वो है आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो आने पर जब ये आपतित हुई थी, ये इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, ये कोण है आई और ये कोण है आर। ठीक है दोस्तों। और अपवर्तन में क्या होगा? अपवर्तन में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरे तब प्रकाश किरण का अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाना, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये किरण आई, ये माध्यम की सतह जहाँ पर ये पृथक कर रही है, वहाँ से ये निकल कर जैसे ही गुजरेगी तो ये अपनी मूल दिशा से विचलित होकर यहाँ पर जा रही है। मतलब कि ये अपनी पहले वाली दिशा से विचलित हो गई है। इस विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब ये जो एंगल्स बनाती है, ये इंसिडेंट एंगल वही होगा आई, और जी ये हो आर है यहाँ पर, ये आर होगा रिफ्रैक्शन एंगल। इनका इंग्लिश में नेम हमें याद होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें दो दो नियम दोनों के होते हैं, परावर्तन की घटना हो या अपवर्तन की घटना हो, दोनों में दो दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम है साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, यानी कि साइन आई क्या होगा? जो एंगल आई था इंसिडेंट रे का एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल रे के एंगल आर, दोनों की साइन यानी कि ज्या बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा नियम है वो हमसे कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी कि ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और जो अभिलंब जो नॉर्मल है सतह का, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर ये इसे वाई एक्सिस ले ले और इसे एक्स एक्सिस ले ले तो ये एक्स वाई तल में ही विद्यमान है। सब कुछ ये एक्स वाई तल में ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अपवर्तन की घटना है उसका फर्स्ट नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। ये म्यू क्या है? ये म्यू है उस माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सॉरी, यहाँ पर है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि अगर हम इसे एक्स एक्सिस ले लें और इसे वाई एक्सिस ले लें तो ये जो इंसिडेंट रे थी, जो अभिलंब है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो तीनों एक ही तल एक्स वाई तल में ही विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परावर्तन व अपवर्तन की जो उदाहरण है। इन घटनाओं को हम किन उदाहरणों से समझें? वो उदाहरण है दोस्तों, पहला है हमारी आँख द्वारा किसी भी वस्तु का दिखाई देना। परावर्तन यही है दोस्तों, हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं तो वो केवल और केवल परावर्तन की वजह से ही देख पा रहे हैं। और जो समतल दर्पण है वो भी परावर्तन का ही एक उदाहरण है। जो हमारे घर में सिंपल मिरर्स होते हैं वो भी परावर्तन की घटना हमें दिखाते हैं। जब भी हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं तो हम परावर्तित किरणें ही देख रहे हैं। तो अपवर्तन के क्या उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है पानी के गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। बहुत सी बार हम पानी के गिलास में, कांच के गिलास में सिक्का नीचे डाल देते हैं और जब हम इसे ऊंचाई से देखते हैं तो हमें ये यहाँ पर थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो घटना हो रही है ये केवल अपवर्तन की वजह से ही हो रही है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देना। किसी ग्लास में हमने कोई छड़ डाली है तो ये हमें टेढ़ी दिखाई देगी। ये हमने कोई छड़ डाल दी इसमें, ये हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। जब हम अपनी आंखों से इन्हें देखते हैं तो हमें ये थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये क्यों हो रहा है? जो ये ऊपर का पोर्शन है ये तो हमें परावर्तन की वजह से दिख रहा है, पर जब जैसे ही पानी के अंदर जाती है वैसे ही ये टेढ़ी दिखाई देने लगती है। तो जो अपवर्तन है वो ही इस घटना का कारण है। अपवर्तन के कारण ये प्रकाश की किरणें अपने
पथ से परिवर्तित हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, और ये मुड़ जाने की वजह से हमें सीधी शो नहीं होके थोड़ी सी टेढ़ी शो होती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है दोस्तों? जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये नोट कर लीजिए दोस्तों, सघन से विरल माध्यम यही होना चाहिए। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण I का मान हम बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा और एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होगा। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, इसे समझाने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जब कोई किरण है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो जैसे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। अपवर्तन की घटना जैसे हमें देखने को मिलेगी तो ये आई और ये थोड़ा सा मुड़ के अपने पथ से और ये चली गई। फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई और ये यहाँ से माध्यम 2 में यानी विरल माध्यम में थोड़ा और दूर चली गई। यदि हमने आई का मान बढ़ाया, अब हमने आई का मान और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये एंगल आई है, यहाँ पर भी एंगल आई है, यहाँ पर भी एंगल आई है, इसका मान हमने बढ़ा दिया है, तो ये जो अपवर्तन कोण का मान है ये भी बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होगा जहाँ पर ये जो अपवर्तित किरण है ये बिल्कुल माध्यम, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह है उसी पर चलने लगेगी, यानी कि जो अपवर्तन कोण होगा अब वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के कोण पर ये अपवर्तित हो जाती है। इसके बाद यदि हम आपतन कोण I का मान और बढ़ाएं, ये देखिए यहाँ पर मैंने I का मान और बढ़ाया, तो जैसे ही ये किरण आ रही थी 90 डिग्री पर जा रही थी, अब ये 90 डिग्री पर ना जा कर के इस पृथक करने वाली सतह से टकरा करके वापस सघन माध्यम में ही लौट जाती है। यही तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट आना। जैसे जैसे हमने एंगल I का मान बढ़ाया है वैसे वैसे ये किरण पथ अपने अभिलंब से दूर हटती गई और एक टाइम ऐसा आया जब ये 90 डिग्री पर अपवर्तित हो गई। इसके बाद हमने I का मान बढ़ाया तो ये वापस उसी सघन माध्यम में लौट गई। इस एंगल I को, ये जो एंगल I है इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है दोस्तों, और इसे C से शो किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल I है जब ये 90 डिग्री पर परिवर्तित होती है, इसे एंगल I को क्रांतिक कोण कहा जाता है और इसे C से शो किया जाता है। और इसमें जो रिलेशन है वो है, जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो 1/sin C के बराबर होगा। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin C। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, तो ये याद रखना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद इस परिभाषा को पूरी करते हैं। आप समझ में आएगी हमें ये परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। अभी हमने देखा ये अभिलंब से दूर हटती चली गई, तो ये अभिलंब से दूर हटती जाती है और जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे R का मान भी बढ़ता जाता है। एक निश्चित आपतन कोण पर जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री प्राप्त होता है हमें। हमने देखा उससे क्या कहा था हमने, क्रांतिक कोण, इसे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब यदि क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ाएंगे तो अपवर्तन नहीं होगा बल्कि पुनः सघन माध्यम में ये लौटकर परावर्तित हो जाते हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना, यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसका जो उदाहरण है, पहले आवश्यक शर्तें देख लेते हैं क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। एक तो ये सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। फर्स्ट शर्त तो इसके लिए ये है, उल्टा नहीं होना चाहिए कि विरल से सघन में, हमेशा सघन से विरल में ही जाए। उसके बाद है आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। कोण I जिस पर वो आपतित हो रही है, कोण I का मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एंगल C क्रांतिक कोण से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वैसे तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर मैंने 2 ही दे रखे हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, और रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, यानी कि हमें भ्रम पैदा होना कि वहाँ पर पानी है, ये भी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और जैसे हम किसी रोड पर चल रहे हैं गाड़ी के थ्रू, तो हमें बहुत सी बार रोड पर पानी दिखाई देता है, जबकि वहाँ पर आगे जाकर हमें कोई पानी नहीं मिलता है। तो ये भी भ्रम है, ये भी मरीचिका जैसा ही भ्रम है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। आगे मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।